तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। अब नाउ दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमारे को वेरिएबल्स चाहिए होता है, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे नाम स्टोर करना हुआ, मार्क्स स्टोर करना हुआ, तो वो हमारा होता है डाटा टाइप। तो सी प्लस प्लस में हम कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं? ओके, तो हमारा एक होता है इंट डाटा टाइप 1। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ मेन डाटा टाइप, दैट इज अ मेन डाटा टाइप जो हम यूज करते हैं, इंट। एग्जाम्पल इंट एक्स, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो यू कैन स्टोर एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें आप 2 को स्टोर कर सकते हैं या 2 को आगे जाके किसी भी चीज में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे x में अगर 2.5 स्टोर करें तो जो हम आउटपुट लेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू 2 ही नजर आएगा, 2 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इंट टाइप है, इंटीजर टाइप है। ओके, नॉट अ फ्लोटिंग, डबल है नहीं ये, तो इसमें 2 ही दिखाएगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इंट इक्वल टू, अगर हम सपोज x इज इक्वल टू, हमने इसमें स्टोर कर दिया c, यू कांट स्टोर c, सिस्टम आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि x इज अ इंटीजर टाइप डाटा, सो यू कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट अ कैरेक्टर, नॉट अ फ्लोट। उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज, दूसरा जो हमारा है, पहला तो इंट हो गया, दूसरा हमारा हुआ फ्लोट, फ्लोट या डबल फ्लोट। इसका जैसे फ्लोट एक्स, नाउ यू कैन स्टोर एक्स इज इक्वल टू 2.5। और एक और चीज, एक्स इज इक्वल टू 2 भी स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज फ्लोट जो ऐसा वेरिएबल डाटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो यू कैन स्टोर 2.5 एंड ऑल्सो 2। इन दोनों का आउटपुट लेंगे तो सेम आएगा। सेम मीन्स इसका आएगा 2.5 और इसका आएगा 2। क्लियर? थर्ड, कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप में क्या होता है कि जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर कर सके, अल्फा न्यूमेरिक हम स्टोर कर सके, दैट इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। अब जैसे बड़े बड़े नाम स्टोर करने होंगे, जैसे किसी का नाम है राजकुमार वर्मा, तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे एरे। थ्रू द एरे वी कैन स्टोर अ बिग नेम, अ बिग वैल्यू ऑफ डाटा। क्लियर? तो नाउ तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर, तो इसको हम करते हैं कैर एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू सी, तो आप इसमें सी स्टोर कर देते हैं, तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर बड़ा करना होगा तो हम एरे का यूज करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन इज वॉइड। वाइड डाटा टाइप, वाइड डाटा टाइप जो होता है वो, दैट इज अ 4। वाइड डाटा टाइप होता है विच डजंट रिटर्न एनीथिंग। सपोज किसी फंक्शन में आगे में आपने ले लिया void main, दैट इज अ फंक्शन, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम इंस्टेड ऑफ void अगर हम ले लेते हैं int main, तो यूज टू रिटर्न समथिंग, जो आपको आगे के क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह के void का और int का यूज होता है। दैट्स क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब हम डाटा मॉडिफायर के बारे में बातें करेंगे। डाटा
मॉडिफायर। अभी हम शॉर्टकट में इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके इसके बारे में पूरा विस्तृत में पढ़ना पड़ेगा। एक होता है साइंड, दूसरा होता है अनसाइंड, एंड तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका लॉन्ग, और चौथा होता है शॉर्ट। जब हम बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कराना है, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स को स्टोर कराना है, तो उस केस में हम साइंड, अनसाइंड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट मॉडिफायर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, फॉर एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमने लिखा साइंड इंट एक्स। नाउ इंट, अब यहां पे देखिए इंट एक्स, हियर यू कैन स्टोर अ लिमिट। इसका एक लिमिटेशन होगा, एक लिमिट तक ही होगा, नहीं तो क्या होगा ओवर फ्लोटिंग आ जाएगा। ओवर मतलब एक ग्लास है, उसमें एक कैपेसिटी होगी ना पानी की, उस पानी में जितना जितना ग्लास में पानी आएगा उतना ही आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें उस ग्लास में और ज्यादा पानी डालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंड इंट लेंगे और ज्यादा, अनसाइंड इंट एक्स। तो इसी तरह से हम लॉन्ग भी लेते हैं और इस तरह से हमारा डाटा इसमें स्टोर कराते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ अब हमारा जो मेन पार्ट है, एक है वेरिएबल और दूसरा होता है आपका एक कांस्टेंट। आई थिंक इसके बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, मिस्टर मिनाल, मिस अक्षिता एंड मान्या, आप सब जानते होंगे कि ये जो आपका कांस्टेंट क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अ कांस्टेंट। सपोज एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यस, एक्स में हम 5 भी डाल सकते हैं, दैट इज अ कंटेनर। एक्स इज अ कंटेनर जिसमें हम 5 भी डाल सकते हैं, जिसमें हम 6 भी डाल सकते हैं, 7, 8, 9, 10 जितनी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। अगर ये इंट टाइप होता है तो कैरेक्टर टाइप होता है, कैरेक्टर, तो हम क्या कर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, समटाइम x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे लिखें 5, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ 5, नेवर। 5 की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकता, 5 ही रहेगा। तो एक कांस्टेंट होगा, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, नेवर चेंज the value, that is a constant. For the example 5 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल, इट्स वैल्यू चेंज्ड, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम ये तो हमारा हुआ एक, मैंने बताया आपको मैथमेटिकल, जो हम छोटे छोटे क्लास में आपको 4th 5वीं क्लास में भी है कि हम वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू चेंज होता है और जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ तो हम सिंपली वेरिएबल्स में हम कर लेते हैं इंट एक्स, क्लियर। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल टू 5। नाउ यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 5, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। समटाइम्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में कि किसी एक ऐसा वेरिएबल हमें चाहिए होता है जिसकी वैल्यू कभी कोई चेंज ही ना कर पाए, यूजर उसमें डाल ही ना पाए, या हम उसको कहीं भी यूज करें तो उसकी वैल्यू हमें वही मिले, 5 मिले। तो इस तरह के वेरिएबल के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, क्लियर। नाउ अब हम आपको एक है ना छोटा सा प्रोग्राम लिख कर दिखाते हैं, छोटा सा, फॉर द एग्जाम्पल हाउ इट वर्क्स। तो एक सिंपल प्रोग्राम है,
एक छोटा सा प्रोग्राम है जो दो वेरिएबल को ऐड करके हम इनपुट करेंगे, दो वैल्यू, और वो हमें ऐड करके उसको दिखा देगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं हैश। हम आपको इस बारे में बताएंगे कि हम क्यों लेते हैं हैश, जो भी चीज़ें इसमें लाइन टू लाइन मैं बताऊंगा आपको। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio dot h, now void main, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, int x, int x ना लेके हम इसको लेते हैं num। देखिए वेरिएबल का नाम हम वैसा लें जिसकी कोई मीनिंग हो, जो हम कोई भी प्रोग्राम हमारा उसको रीड करता है या पढ़ता है तो उसे पता लग जाए कि उसका नाम से ही पता लग जाए उसका यूजेस क्या है। तो इसलिए हम इसका नाम है num1। 1 इज ए न्यूमेरिक, कुछ भी ले सकते हैं आप, वैसे नाम x y z कुछ भी ले सकते हैं। इंट num1, num2 एंड इंट sum। एक मीनिंगफुल ले लिया कि नंबर 1 नंबर 2 उसको हम प्लस कर रहे हैं तो सम, दैट इज ओके। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे कि CLRSCR एक फंक्शन है जो अभी आपको हम लाइन बाय लाइन बताते हैं। नाउ सम इज इक्वल टू 0, C out, COUT, C out, this one, enter value of num1। अभी हम यहीं तक करते हैं, C in num1, C out, enter value of num2, C in num2। Now sum is equal to num1 plus num2, okay। Now C out, the sum is sum। Now close the braces। तो ये हमारा एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम इसमें लाइन बाय लाइन करते हैं। ये दिस वन हैश जो है, ये जो हैश है इसको ये जो हैश है दैट इज अ डायरेक्टिव, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव। और ये जो होता है हमारा iostream.h, दैट इज अ हेडर फाइल, हेडर फाइल। अब ये डायरेक्टिव क्या करता है, इट गिव्स द डायरेक्टिव gives the instruction to the compiler to include the header file in your program। कौन सा header file? iostream.h। iostream.h means input output stream.h, मतलब वैसा header file जिसमें input और output का definition लिखा हुआ है, वो header file ये जो डायरेक्टिव है इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को, तो इंक्लूड करता है वो। अब मैं फॉर द एग्जाम्पल, if you want to know the meaning of what sun, या आपको किसी भी चीज़ का मीनिंग चाहिए होता है, जैसे आपको पैरट का मीनिंग पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या करोगे आप जाएंगे अपने स्टडी रूम में, वहाँ पे आपका लाइब्रेरी होगा, जो भी होगा वहाँ से एक डिक्शनरी होगी जिसमें हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। उसी तरह से हर एक प्रोग्राम में, कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी होता है।
दैट इज अ लाइब्रेरी फाइल्स, इज कॉल्ड ऑल्सो लाइब्रेरी फाइल्स। तो वहां पे ये फाइल्स होती हैं। तो ये जो कहता है डायरेक्टिव इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि वहां का हेडर फाइल इंक्लूड करो, यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि हम जो भी चीज यहाँ पे हम यूज करें उसकी चीजें इसमें हों। मतलब यहाँ पे अगर हम सी आउट कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग इसमें होगी। इनपुट आउटपुट से जितने भी रिलेटेड हम यहाँ फंक्शन यूज करेंगे वो IOSTH में लिखा हुआ है, तभी कंप्यूटर को समझ आया। कंप्यूटर क्या है, ना समझ है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू चलता है। ठीक है, तो हैश डायरेक्टिव इंक्लूड IOSTREAM.h मीन्स ये इंस्ट्रक्शन देता है उस हेडर फाइल को इंक्लूड करे। क्यों, आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये भी हेडर फाइल कहलाता है। ये सारे दोनों क्या है, हेडर फाइल है। अब ये हमने पढ़ा था अभी डाटा टाइप, जिसमें हमारा void था, void। तो void लिखने का मतलब हुआ कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, नथिंग टू रिटर्न, नो रिटर्न्स। अगर हम यहाँ पे void की जगह पे int लिख देंगे तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे रेफरेंस में। ठीक है, नाउ void main that is a main function। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप कि मेन फंक्शन हर एक C++ के प्रोग्राम में होगा ही होगा, क्योंकि कंपाइलर यहीं से स्टार्ट करता है और यहीं पे एंड कर देता है। और इसमें जितने भी आप फंक्शन वगैरह लिखेंगे ना या क्लास का कंसेप्ट करेंगे वो सब मेन में रेफरेंस के थ्रू कॉल करेंगे। यहाँ पे पहले आएगा, वो मेन में ही जाएगा और वहां से फिर उस चीज को मिलेगा तो वो दूसरी जगह पे जाएगा और वहां से उसे पता लगेगा उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मेन इज अ नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम। विदाउट मेन कोई C++ का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। दिस इज अ ओपन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसके बारे में जानते ही आप, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ताकि उसमें हम कुछ डालें और उससे हम आगे का कुछ डाटा मैनिपुलेट करें। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन। ये सिस्टम फंक्शन है, फंक्शन सिस्टम डिफाइंड किया हुआ है। आप अपना भी डिफाइन करके लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और उसका हेडर फाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, बिकॉज C++ इज a language which through you can develop a system programming also। so ठीक है, तो एक क्लियर स्क्रीन, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, ये conio.h इसीलिए हम यूज किए हैं क्योंकि क्लियर स्क्रीन जो हमारा है फंक्शन, इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इसके लिए हमने हेडर फाइल conio.h किया है। अगर हम यहाँ से clear.screen जो हटा दे फंक्शन तो इस conio.h का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, एक स्क्रीन आपका क्लियर कर देगा, उसके बाद आउटपुट दिखाएगा ताकि पुराना जो आउटपुट आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, नाउ ये जो पार्ट है ये सम इज इक्वल टू 0, ये है डाटा इनिशियलाइजेशन कहलाता है, डाटा इनिशियलाइजेशन। अब क्यों करते हैं ऐसा, देखो होता क्या है बच्चों कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे गार्बेज वैल्यू होते हैं, ऑटोमेटिकली गार्बेज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपको पानी पीना है, ठीक है, आपको पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे। तो ग्लास को क्या करेंगे, पहले धोएंगे, साफ करेंगे, तब हम उसमें पानी पिएंगे। तो उसी तरह से हम इसमें क्या किया, हमने सब कुछ हटाकर उसमें 0 डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, जैसे ग्लास आपने साफ किया और उसमें पानी डाला, उसी तरह से हम इसमें हमने क्या करा, सम में 0 डाल दिया, मीन्स नथिंग, उसमें अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 0 वैल्यू है। ठीक है, अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ भी दिखा देगा वो। ठीक है, तो ये दैट इज अ डाटा इनिशियलाइजेशन। हमें डाटा को इनिशियलाइज, जिसमें हम स्टोर करना, हमें डाटा हमेशा हम वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज जो लेस देन है, दिस इज अ, इसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम ये भी एक फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है, जो भी हम डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे उसको बाहर की तरफ कर देगा। सी आउट थ्रू द दिस सी आउट मतलब जो कैरेक्टर होगा, जो भी होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो, जो विद इन द कोड होगा। जैसे इंटर द वैल्यू ऑफ नम, तो आपके स्क्रीन पे आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ नम, तभी तो यूजर को पता लगेगा ना कि हमें डालना क्या है। यूजर को तो हमें बताना पड़ता है कि उसमें वैल्यू क्या डालनी है। ठीक है, और अगेन दिस इज अ इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में क्या होता है, जिसके थ्रू हम वैल्यू डालते हैं, स्टोर कराते हैं, वो हमारा होता है
ये वाला साइन के थ्रू हम यूज करते हैं सी इन, मतलब इनपुट कराते हैं, जो भी वेरिएबल यहाँ पर हम देंगे उसमें इनपुट हो जाएगा। ये विदाउट कोट होगा, कोट नहीं होता है। एंड दैट इज अ सेमीकोलन। ये जो होता है हमारा सेंटेंस टर्मिनेटर बोलते हैं इसको, सेंटेंस टर्मिनेटर। ठीक है, क्लियर। तो फिर से अगेन हम इंटर द नम और num2 में वैल्यू हमने डाल दिया और सेम चीजें हमने वहां पे की। नाउ यहां पे हमने क्या किया, सम इक्वल टू, यहां पे क्या स्टोर हो रहा है, इक्वल टू मीन्स क्या होता है, कंपेयर नहीं होता है, स्टोर हो रहा है उसमें। क्या जो राइट की वैल्यू होती है हमेशा लेफ्ट में स्टोर होती है, लेफ्ट की वैल्यू राइट में कभी स्टोर नहीं होती है, वो कोडिंग गलत होता है। ठीक है, वो होता ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो इधर जो भी होगा, तो num1 हमारा क्या है, न्यूमेरिक है। सपोज करो हमने यहाँ पे 5 डाला है और यहाँ पे num2 में 6 डाला है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 और प्लस 6 को ऐड करके क्या डाल देगा, उसमें 11 डाल देगा। और यहाँ पे हम फिर आउटपुट स्ट्रीम से दिखा दिए कि 11, यहाँ पे हम सम को आउट दिखा दिए तो 11 हमारा स्क्रीन पे शो होगा। इसके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं, या कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अभी हम छोटा सा प्रोग्राम हमने राइट किया कि हाउ इट वर्क्स, इसके जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कैसे ये काम करता है। ओके, थैंक यू।